बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड। अच्छा, थायराइड ग्लैंड में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है बॉडी में। तो बच्चों, थायराइड ग्लैंड की लोकेशन अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये लेरिक्स है, और लेरिक्स की बेस पे यहाँ पे ये रेड वाला थायराइड ग्लैंड। तो बाकी लेरिक्स के साथ आपको पता है ये थायराइड कार्टिलेज है, और यहाँ पे ऊपर हाइड बोन है, और ये एपिग्लैटिस है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से नीचे यहाँ पे ये आपको ट्रैकिया नजर आ रहा है। तो एट द बेस ऑफ लेरिक्स थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है, और थायराइड ग्लैंड की टू लोब्स होती है, राइट लोब है और लेफ्ट लोब है, टू लोब्स है। ये रेड वाला पूरा थायराइड ग्लैंड है। सबसे पहले हमने लोकेशन देख ली। अब हम देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन सेक्रेट करता है। तो बच्चों, थायराइड ग्लैंड तीन हार्मोन सेक्रेट करता है। एक है थायरॉक्सिन, जिसको T4 भी कहते हैं, और टेट्राआइडोथायरोनिन भी कहते हैं। अगर इसका आप केमिकल स्ट्रक्चर देखें, एक टायरोसिन अमीनो एसिड, दूसरा 2 टायरोसिन अमीनो एसिड आपस में अटैच हुए हुए हैं, और एक आयोडीन, 2 3 4, ये 4 आयोडीन है, और ये बन जाता है क्या जी, थायरॉक्सिन या टेट्राआइडोथायरोनिन। 4 आयोडीन की वजह से टेट्राआइडोथायरोनिन। और दूसरा हार्मोन ये सेक्रेट करता है, उसका नाम है ट्राईआइडोथायरोनिन। तो ट्राईआइडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन में सिर्फ एक आयोडीन का डिफरेंस है। ये देखें आप, एक टायरोसिन अमीनो एसिड, दूसरा, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और एक आयोडीन, दूसरा और तीसरा आयोडीन। यहाँ पे आप देख लें कि चौथा आयोडीन नहीं है, तो इस तरह क्या होगा, ट्राईआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन। ये दो हार्मोन सेक्रेट करता है, और तीसरा हार्मोन जो सेक्रेट करता है वो है कैल्सिटोनिन। अब हमने ये देखना है कि ये जो तीनों हार्मोन्स हैं, ये किस कंडीशन में सेक्रेट होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर। अच्छा बच्चे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि T4 और T3, T4 एंड T3 ये कब सेक्रेट होते हैं। ये हमारे थायराइड ग्लैंड से नॉर्मली सेक्रेट होते रहते हैं हर वक्त। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये हर वक्त एक्टिव रहता है, ये रिलीज करता रहता है, लेकिन कुछ कंडीशन में इनकी सेक्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो अब इनकी सेक्रेशन का पूरा मैकेनिज्म देखने के लिए हम ये देखते हैं कि जब बॉडी में लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन हो, और जब भी हम बॉडी में कह रहे हैं, इसका मतलब है ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल जब कम हो जाए, या बॉडी में कुछ स्ट्रेस कंडीशन आ जाए, इन दोनों कंडीशंस में स्टिमुलस मिलेगा हाइपोथैलेमस को। ये हाइपोथैलेमस का एक न्यूक्लाई, ये दूसरा न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा, ये दो न्यूरॉन असल में दो न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस के जाहिर कर रहे हैं। और जो ही हाइपोथैलेमस के सॉरी, और जो ही क्या होता है कि थायरॉक्सिन का लेवल कम हो जाए ब्लड में, या स्ट्रेस आ जाए बॉडी में, हंगर हो, थर्स्ट हो, इंफेक्शन हो, कोई भी कोल्ड हो, तो उस कंडीशन में जब स्टिमुलस ब्रेन को मिलता है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस के ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये वाले जो न्यूरॉन है, या ये रिलीज करते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। और ये यहाँ से आपको पता है कि ब्लड के साथ यहाँ से ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक आएगा। तो यहाँ पे जो सेल्स है, वो सेल्स क्या रिलीज करेंगे, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के सेल्स ये रिलीज करेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर ब्लड के साथ आएगा, किसके पास, थायराइड ग्लैंड के पास। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या टीएसएच के इन्फ्लुएंस की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है, इसमें दो काम होते हैं। एक ये कि इंक्रीजेस नंबर ऑफ सेल, increases number of cell, थायराइड ग्लैंड के सेल्स का नंबर इंक्रीज करता है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि ये T4 और T3 बना के रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड। ये दो काम होते हैं टीएसएच के इफेक्ट की वजह से। अच्छा बच्चों, जब ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं, तो ये दोनों हार्मोन बॉडी में फिर क्या काम करते हैं, फिर एक दफा बता देता हूं। whenever there is a stress condition, mean there's a hunger, thirst, cold, there's infection, तब क्या होगा, स्टिमुलस बॉडी से मिलेगा हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस का ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये रिलीज करेगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर टीआरएफ, जो ब्लड के सारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे आएगा, वहां से रिलीज कराएगा टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके ब्लड के साथ थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट करेगा, यहाँ से T4 T3 रिलीज कराएगा और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कराएगा थायराइड ग्लैंड के। अब T4 और T3 बॉडी में क्या करते हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये हर वक्त रिलीज होते रहते हैं, स्ट्रेस में इनकी रिलीज ज्यादा हो जाता है। तो कुछ कंडीशंस हैं जिनमें आप देखेंगे कि ओवर सिक्रीशन हो रही होती है, काफी ज्यादा सिक्रीट हो रहे होते हैं ये हार्मोन। वो एक तो जब रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, मतलब बर्थ के फौरन बाद, और दूसरा जब सेक्सुअली मैच्योर हो होता है, प्यूबर्टी होती है जब 10 से 14 साल की एज के दौरान मेल फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हैं, उस वक्त ये हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है और स्ट्रेस में ज्यादा रिलीज होता है। अब इस टाइम पे क्यों ज्यादा रिलीज होता है, जब आपको इसका फंक्शन समझ आएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस हार्मोन के ज्यादा रिलीज होने की वजह क्या होती है और कम की क्या होती है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड होता है कुछ खास कंडीशंस में। अच्छा, अभी हम ये देखते हैं कि बॉडी में T3 और T4 का क्या फंक्शन होता है। अच्छा, आपके लेवल पे हम ये कहते हैं कि T3 और T4 दोनों हार्मोन सेम फंक्शन करते हैं, एसेंशियली द सेम फंक्शन। जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं तो ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में चले गए, हर सेल के पास चले गए। तो सेल्स में जब ये पहुंच जाते हैं T3 और T4, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बॉडी एट रेस्ट कंडीशन, दिस इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। कि नॉर्मल रेस्ट में जितनी आपको एनर्जी चाहिए वो बेसल मेटाबॉलिक रेट है। और जो रेस्ट कंडीशन से आप किसी एक्सरसाइज वाली कंडीशन में, फंक्शन वाली कंडीशन में हमारी बॉडी जाती है तो ज्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं, उस वक्त ये हार्मोन जाके बॉडी के सेल्स के पास, तो वहां पे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा। जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा तो वहां पे एटीपीज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होंगे और एटीपीज को यूज करके बॉडी वो अपना फंक्शन कर सकेगी। तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करेगा। एक्ट इन कंजक्शन विद सोमेटोट्रोपिन टू ब्रिंग ग्रोथ, ये बड़ी अहम बात है। सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन हमारी बॉडी में जब रिलीज होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, पूरी बॉडी के सेल के पास जाके उनको मैसेज देता है कि वो डिवाइड करें, खासकर बोन्स के सेल्स को, ताकि ग्रोथ हो। लेकिन जाहिर है सेल डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए, जब तक एनर्जी नहीं होगी सेल डिवाइड तो नहीं करेगा। तो सेल को एनर्जी प्रोडक्शन का कौन कहेगा, थायरॉक्सिन कहेगा, T4 और T3 ये एनर्जी प्रोड्यूस कराएंगे सेल के अंदर। तो फिर जब सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन का मैसेज मिलेगा आप डिवाइड करें, तो सेल डिवाइड करेंगे, तो इस तरह ग्रोथ हो जाएगी। फिर हम देखते हैं ब्रेन सेल डिफरेंशिएशन। अच्छा बच्चे, आपको पता है कि हमारे ब्रेन में बहुत सारी तरह के सेल्स हैं, जैसे ये न्यूरॉन है, पहले ये एक नॉर्मल सेल है और ये डिफरेंशिएट होकर न्यूरॉन बन जाएगा। और डिफरेंशिएशन आप समझते हैं कि जब एक सेल कमिटेड हो जाता है कि मैंने बॉडी में कोई पार्टिकुलर फंक्शन करना है, उसके लिए वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर जो चेंजेस लाता है उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। एक नॉर्मल सेल न्यूरॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर न्यूरॉन में फर्दर डिफरेंशिएशन, इसके ऊपर माइलिन शीट बनना शुरू हो जाएगी। इस तरह शिवान सेल्स इधर अरेंज हुए जिन्होंने माइलिन शीट बनवाई, और फिर इसकी प्रॉपर जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन बनना शुरू हो जाएंगी। और फिर इसी तरह बाकी सेल्स है, माइक्रोग्लिया सेल्स और मैक्रोग्लिया सेल्स, डिफरेंट सेल्स में डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाएगी। तो हम कहते हैं ब्रेन सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन होती है, फिर ब्रेन सेल्स में कुछ हद तक माइग्रेशन भी होती है इसकी वजह से। तो ब्रेन के कुछ सेल एज ए न्यूरॉन बन जाते हैं, कुछ बाकी सेल्स बन जाते हैं और वो डिफरेंट फंक्शन शुरू कर देते हैं। ये सारा काम T4 और T3 के इफेक्ट की वजह से होता है। तो अगर T4 और T3 किसी बंदे में रिलीज नहीं हो रहे तो उसके ब्रेन सेल में प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं होगी, प्रॉपर न्यूरॉन नहीं बन सकेंगे, प्रॉपर माइक्रोग्लिया मैक्रोग्लिया सेल्स नहीं बन सकेंगे। तो अब ब्रेन जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, हम कहेंगे वो मेंटली रिटार्ड हो गया बंदा। अच्छा, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियन। तो बच्चों आपको पता है कि एम्फीबियन में पहले एक टेडपोल बनता है, ये टेडपोल है, और ये टेडपोल जो बाद में फिर फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। तो फ्रॉग में कन्वर्ट होने के लिए इसकी टेल का डीजनरेट होना जरूरी है। जब तक टेल डीजनरेट नहीं होगी तो ये फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं होगा। तो T4 और T3 के इफेक्ट की वजह से टेल डीजनरेट होती है। यहाँ पे इसका थायराइड ग्लैंड है जो T4 T3 रिलीज करता है, जिससे टेल डीजनरेट होती है, तो ये मैच्योर फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं क्योंकि ये डिफरेंट शेप चेंज कर रहा है एडल्ट होने तक। अच्छा, अगर देखा गया कि अगर यहाँ से थायराइड ग्लैंड को आप निकाल दें, एक टेडपोल का थायराइड ग्लैंड निकाल दें, आप यहाँ से इनएक्टिव कर दें, तो इसमें T4 T3 रिलीज नहीं होंगे। तो ये टेडपोल का साइज तो बड़ा होता रहेगा लेकिन ये मैच्योर फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एम्फीबियन के अंदर T4 और T3 का एक रोल ये होता है कि ये
डीजनरेशन ऑफ टेल कराता है और नेसेसरी फंक्शन कराता है टेडपोल में ताकि वो मैच्योर फ्रॉग बन सके। अच्छा बच्चे, अब हम देखेंगे कि ये जो थायराइड, अभी आपको समझ भी आ गई कि T3 और T4 क्यों रिलीज होते हैं यहाँ से, और स्ट्रेस कंडीशन में या किसी भी सेक्सुअली मैच्योरिटी के दौरान या रैपिड ग्रोथ के दौरान ये क्यों रिलीज होते हैं, ज्यादा नॉर्मली कम क्यों रिलीज होते हैं, क्योंकि उस टाइम बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और इनका एक फंक्शन ये होता है कि ये बॉडी में जाके सारे सेल्स में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, ज्यादा एटीपीज प्रोड्यूस होती है। तो ये इसीलिए जब ज्यादा बॉडी को एनर्जी चाहिए तो ये ज्यादा रिलीज होंगे T4 और T3, जब कम एनर्जी चाहिए बॉडी को तो ये कम रिलीज होंगे। अच्छा जी, कौन कौन सी डिजीजेज हैं, एबनॉर्मलिटीज हैं हाइपोथायराइडिज्म से और हाइपरथायराइडिज्म से। हम दो टर्म यूज करते हैं, हाइपरथायराइडिज्म जब ये ज्यादा सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। अच्छा बच्चे, एक डिजीज है ग्रेव्स डिजीज, ये क्या होती है? अब ग्रेव्स डिजीज में ये होता है कि ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून। अब ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एक एबनॉर्मल एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है, प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है, और वो जो एबनॉर्मल प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन में ये एक एंटीबॉडी है, ये इफेक्ट करती है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पे, बिल्कुल ऐसे ही इफेक्ट करती है जैसे टीएसएच इफेक्ट करता है, और यहाँ से T3 और T4 को रिलीज कराना शुरू कर देती है। अब देखें, जब टीएसएच आया वो तो तब आया जब जरूरत थी T4 और T3 के रिलीज होने की, लेकिन ये जो एबनॉर्मल प्रोटीन बॉडी में बनना शुरू हुई, ये हर वक्त इफेक्ट करना शुरू हो जाती है, तो हर वक्त यहाँ पे बहुत ज्यादा T3 T4 रिलीज होना शुरू हो जाता है, ब्लड में बहुत ज्यादा T4 T3 चला गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा मेटाबॉलिक रेट। जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में बहुत ज्यादा, तो बॉडी में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होना शुरू हो जाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और अब पता है मेटाबॉलिज्म को हर वक्त बहुत हाई रखने के लिए फिर हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगी, रिस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करना शुरू कर देगा साथ साथ। तो फिर ऐसे लोगों में मुसलसल जब बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होती है, मुसलसल T3 T4 रिलीज होना शुरू हो गया है, तो फिर इनमें क्या होता है कि हार्ट बीट उसका जब मुसलसल इंक्रीज रहती है तो हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं, बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस बन जाते हैं, और फिर इन लोगों की डेथ अक्सर हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है या हार्ट के फेलियर की वजह से हो जाती है। और साथ साथ एक और चीज के इन लोगों में अक्सर आई के पीछे यहाँ पे कुछ सेक्रेशंस की वजह से आईज बाहर को निकल आती हैं, जिसको हम एक्स ऑफ्थेल्मिक कहते हैं, यहाँ पे गलती से गाइटर लिखा हुआ है, ये एक्स ऑफ्थेल्मिक हो जाता है, ये एक्स ऑफ्थेल्मिया हो जाता है, आंखें बाहर को बल्ज हो जाती हैं, बाहर को निकल आती हैं। तो ये थी ग्रेव्स डिजीज जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपने देख लिया। अब हम देखते हैं एक और प्रॉब्लम होती है, और ये ग्रेव्स डिजीज में याद रखें कि ये हाइपरथायराइडिज्म की वजह से, मीन के थायराइड ग्लैंड के ओवर एक्टिव होने की वजह से, बहुत ज्यादा T3 और T4 के रिलीज होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब जो एक और डिजीज है वो है क्रिटिनिज्म। अब ये क्रिटिनिज्म क्या है? क्रिटिनिज्म, अच्छा क्रिटिनिज्म में आप पढ़ेंगे कि ये कंजेनिटल डेफिशिएंसी, कंजेनिटल डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन। अच्छा, अगर बाय बर्थ ही किसी में थायरॉक्सिन का लेवल कम हो किसी बच्चे में, तो अब जरूरी नहीं कि ये कंजेनिटल का मतलब ये होता है कि बाय बर्थ, अब इस पे ये जरूरी नहीं होता कि वो हेरिडेटरी डिजीज है। बाय बर्थ ही किसी में अगर थायराइड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है या थायराइड डेवलप ही नहीं हुआ होगा, T4 T3 रिलीज नहीं हो रहे, T4 एंड T3 अगर उसमें लो लेवल है, इसकी वजह से क्या होगा, तो आप समझिए कि उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज नहीं हो सकेगा। जब तक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज नहीं होगा तो सेल प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं करेंगे, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो जाएगी, तो इसमें बहुत सारे इश्यूज आएंगे। एक तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी, सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो सकेगा, और कोर्स स्कांटी हेयर्स, बाल उसके जो बॉडी के ऊपर होंगे वो क्या होंगे, रफ से होंगे और बहुत कम होंगे, और साथ साथ क्या होगा, ग्रोथ कम होगी, सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो सकेंगे, मेंटली रिटार्ड हो जाएंगे ऐसे इंडिविजुअल। तो ये होता है, और इनकी स्किन येलो होगी,
थिन होगी और स्केली स्किन होगी, प्रॉपर स्किन नहीं होगी। तो ये क्रिटिनिज्म के सिम्टम्स हैं जो आपको मैंने बताया। ये लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, जो कंजेनिटल डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन से ये प्रॉब्लम होती है। फिर एक और चीज है बच्चे, नेक गाइटर। अब ये जो नेक गाइटर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये कैसे होता है? अच्छा, अगर किसी में लेटर एज में थायरॉक्सिन का लेवल कम हो जाए, थायरॉक्सिन का लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए लेटर एज में, कंजेनिटल ना, उसके बाद लाइफ में कभी, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो थायरॉक्सिन बनेगा नहीं। जब थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो फिर क्या हो जाएगा? गाइटर बन जाएगा। अब नेक में गाइटर कैसे बन जाएगा? अब जरा इसको समझना आपने। अच्छा बच्चे, कोई बंदा है जिसमें लो लेवल ऑफ आयोडीन है, आयोडीन नहीं है बॉडी में, स्पोर, क्या उसमें T4 और T3 बन सकेंगे? T4 बनाने के लिए 4 आयोडीन के एटम चाहिए, इसके लिए 3 चाहिए, तो क्या ये बन सकेंगे? नहीं बन सकेंगे। अब कोई बंदा है जिसमें आयोडीन नहीं है, कमी है, उसको डेफिशिएंसी आयोडीन की, और वो स्ट्रेस कंडीशन में आ गया है, या उसको एक्सरसाइज करनी है या कुछ भी करना है, तो यहाँ से आएगा TRF, थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग फैक्टर, इधर से आएगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये यहाँ पे इफेक्ट करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, और साथ साथ यहाँ से थायरॉक्सिन रिलीज होनी है, लेकिन थायरॉक्सिन रिलीज नहीं हो रही क्योंकि आयोडीन ही नहीं है कि थायरॉक्सिन रिलीज हो, लेकिन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगे। अब जब ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, लो लेवल है, तो फिर मैसेज आएगा, फिर TRF आएगा, TSH यहाँ से रिलीज होगा, फिर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे, लेकिन क्या होगा? थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगी। फिर लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन का सिग्नल है, तो फिर यही प्रोसेस, तो उनमें कंटिन्यूअसली TRF रिलीज होते रहते हैं, TSH रिलीज होता रहता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते रहते हैं, लेकिन क्या नहीं होता? यहाँ पे T4 T3 रिलीज नहीं होता, उसके ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल जब तक इंक्रीज नहीं होगा तो ये इधर से TSH आता रहेगा, ये नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कराता रहेगा, यहाँ पे गाइटर बन जाएगा। ये थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग होगी तो गाइटर बन गया। ये हम जो कंडीशन पर, ये हाइपोथायराइडिज्म है, T4 T3 रिलीज नहीं हो रहे बॉडी के अंदर, इसलिए ये मुसलसल सिग्नल जा रहा है। तो अब ऐसे लोगों को और क्या प्रॉब्लम हो जाती है? जब उनमें T4 और T3 नहीं है ना, रिलीज नहीं हो रहा, बॉडी में मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो डाउन हो गया है, फैट्स अकम्युलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो बॉडी में जब अंडर द स्किन बहुत ज्यादा फैट्स अकम्युलेट होना शुरू हो जाते हैं, एक कंडीशन बन जाती है मैक्सोएडिमा, ठीक है? बॉडी में फैट्स का अकम्युलेट हो जाना अंडर द स्किन, और इसकी वजह से स्वेलिंग शुरू हो जाती है हाथों के ऊपर, टांगों में, बाकी बॉडी में। तो पफीनेस ऑफ हैंड एंड स्किन आप पढ़ेंगे, इन्फ्लेमेशन, सोजिश होगी हाथों में और स्किन में, तो ओबेसिटी लाइक एक कंडीशन जनरेट होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। अच्छा बच्चे, अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो ये जो नेक गाइटर वाले लोग होते हैं जिनमें थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ा हुआ होता है, इनको अगर आपको पता चल जाए, आप T3 T4 TSH का टेस्ट करा लें, अगर T4 T3 कम है और TSH पूरा है उसकी बॉडी में, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें आयोडीन की कमी होगी। तो आप आयोडीन उसको देना शुरू कर दें इसमें फूड के साथ मिला के, तो फिर उससे क्या होगा कि आयोडीन जब अंदर जाएगा और यहाँ पे T3 T4 बनना शुरू होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही कम होना शुरू हो जाएगा, इसका साइज भी, बॉडी अपने एक्स्ट्रा सेल को डीजनरेट कर देगी, साइज कम होना शुरू हो जाएगा और बॉडी नॉर्मल फंक्शन करना शुरू हो जाएगी। तो वैसे जब तक T4 T3 नहीं होता तो वो लोग मेंटली भी रिटार्ड होना शुरू हो जाते हैं नेक गाइटर के साथ साथ, और उनकी पूरी बॉडी में एक किस्म की फटीग रहती है, स्लो डाउन हो जाते हैं, सर्दी बहुत लगती है क्योंकि बॉडी में हीट जनरेट नहीं हो रही, तमाम बॉडीली और मेंटली फंक्शन उनके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो लेकिन आयोडीन के साथ ये प्रॉब्लम क्योर की जा सकती है। अब बच्चे इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कैल्सिटोनिन किस कंडीशन में रिलीज होता है। अच्छा जी, ये जो कैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन, ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड से कब रिलीज होता है? तो कैल्सिटोनिन तब रिलीज होगा जब कैल्शियम का लेवल, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, whenever there is a high level of calcium in the blood, हमेशा याद रखेंगे कि जब ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज कर जाए, जो ये इंक्रीज करेगा तो ब्लड गुजर रहा होता है थायराइड ग्लैंड से,
तो थायराइड ग्लैंड खुद ही डिटेक्ट कर लेगा हाई लेवल ऑफ कैल्शियम को, तो थायराइड ग्लैंड फिर क्या रिलीज करेगा, कैल्सिटोनिन रिलीज करना शुरू कर देगा। तो ये कैल्सिटोनिन क्या करेगा, ये करेगा कि वो जो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कैल्शियम है, तो मैसेज दे के कैल्शियम को ब्लड से निकाल के बोन्स में स्टोर करा देगा। कैल्सिटोनिन के इफेक्ट से या ब्लड से कैल्शियम किधर चले जाएंगे, बोन के अंदर चले जाएंगे, और वहां कैल्शियम फास्फेट की फॉर्म में क्या होंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो ब्लड से कैल्शियम किधर चले गए, बोन्स में, और ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो गया। अच्छा बच्चे, अगर किसी में कैल्सिटोनिन ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए, कैल्सिटोनिन बहुत ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए, तो हाई लेवल ऑफ कैल्सिटोनिन की वजह से क्या होगा कि सारे का सारा कैल्शियम ब्लड से बोन की तरफ जाना शुरू कर देगा, तो इससे हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाएगा, और किसी के ब्लड में लेवल कैल्शियम का बहुत कम हो जाए तो नॉर्मल कैल्शियम भी सारा बोन में बह गया इसने हाई लेवल ऑफ कैल्सिटोनिन की वजह से। तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से आपको पता है कि टेटनी लाइक शुरू, टेटनी आपने पढ़ा होगा कि हमारे मोटर न्यूरॉन एक्साइट होना शुरू हो जाते हैं, ट्विचेस स्टार्ट हो जाती है मसल्स के अंदर, तो जिसको हम टेटनी कहते हैं। फिर कन्वल्शन भी हो सकती है, फिर बंदा कोमा में भी जा सकता है, अगर जा लॉक हो जाए तो डेथ भी हो सकती है, रिस्पायरेटरी जो फेलियर है उसकी वजह से, अगर लेरिंग्स का स्पाज्म हो जाए उस वजह से डेथ भी हो सकती है। तो बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं लो लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से, और लो लेवल ऑफ कैल्शियम तब होगा जब कैल्सिटोनिन बॉडी में ज्यादा रिलीज हो जाए। इसी तरह अगर कैल्शियम रिलीज ही ना हो, कैल्सिटोनिन रिलीज ही ना हो, कैल्सिटोनिन लो लेवल ऑफ कैल्सिटोनिन है, किसी में कैल्सिटोनिन रिलीज नहीं हो रहा, तो उसमें हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपर कैल्सीमिया, उसमें कैल्शियम का लेवल बहुत हाई हो जाएगा, ब्लड में लो ही नहीं हो सकेगा, बोन में जा ही नहीं सकेगा, तो एक तो बोन्स वीक हो जाएंगी, दूसरी तरफ से क्या होगा, कैल्शियम का ब्लड में ज्यादा होने की वजह से किडनी स्टोन्स वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये दोनों कंडीशंस जो है वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाती हैं, अगर कैल्सिटोनिन का लेवल कम हो या कैल्सिटोनिन का लेवल ज्यादा हो जाए। अच्छा बच्चे, इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा समराइज कर देते हैं। यहीं पे हम देखेंगे कि पैराथायराइड ग्लैंड्स, ये जो पैराथायराइड ग्लैंड्स है ये कहाँ पे होते हैं। अच्छा बच्चे, आपको पता है कि टू पेयर्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स। अब टू पेयर्स कहाँ पे होते हैं, बनाने को तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं, एक पेयर यहाँ पे, एक राइट लोब पे, एक पेयर एक लेफ्ट, लेकिन ये सामने नहीं होते, पोस्टीरियर साइड पे होते हैं, इधर ही पीछे होंगे, इधर ही पीछे, इधर। जैसे अगर पोस्टीरियर साइड देख रहे हैं हम थायराइड ग्लैंड की, तो यहाँ आपको नजर आ रहे हैं राइट लोब पे भी एक पेयर है पैराथायराइड ग्लैंड का, एक लेफ्ट लोब पे। अच्छा, ये पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, इस हार्मोन का नाम है पैरेट हार्मोन। अब इसको लोग पैराथार्मोन भी पढ़ते हैं, पैरेट हार्मोन भी पढ़ सकते हैं आप। अब ये कब रिलीज होता है, पैराथायराइड ग्लैंड कब एक्टिव होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि जब लो लेवल ऑफ कैल्शियम, जब कैल्शियम आयन का लेवल कम हो जाए इनटू ब्लड, तो ब्लड में कम हो जाए लो कैल्शियम का लेवल, तो पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं, तो ये रिलीज करते हैं पैरेट हार्मोन। और पैरेट हार्मोन का अगेन क्या फंक्शन है, ये हमारा ब्लड है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है, और ये साथ बोन है, बोन में कैल्शियम स्टोर हुए हैं बहुत ज्यादा, और पैरेट हार्मोन यहाँ पे बोन पे इफेक्ट करेगा, यहाँ से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में भेजेगा, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मलाइज हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपने देखा कि अब पैरेट हार्मोन कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखवाता है, बोन से ले आएगा, यहाँ से कैल्शियम को भेजेगा ब्लड में। इसके अलावा ये एब्जॉर्प्शन भी, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा लेगा, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा ये किडनी से जो कैल्शियम रिलीज हो रहा होता है यूरिन में, उसको रोक लेता है, तो क्या होता है कि कैल्शियम ब्लड में मेंटेन हो जाता है। डिफरेंट वेज है।
अब हम ये देखते हैं कि अगर किसी में पैरेट हार्मोन क्या हो जाए जी, इसकी ओवर सेक्रीशन हो जाए, अगर ये ज्यादा सेक्रीट होना शुरू हो जाए तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये होगा कि ये बोन से मैक्सिमम कैल्शियम को ब्लड में ले जाएगा, तो बोन में कैल्शियम कम हो जाएंगे, मसल्स के पास, अच्छा जब बोन्स के पास कैल्शियम कम हो जाएंगे तो बोन्स पोरस हो जाएंगे, ऑस्टियोप्रोसिस, रिकेट्स की कंडीशन बनना शुरू हो जाएगी, सॉफ्ट होंगी, बोन्स टूटना शुरू हो जाएंगी, उधर से ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से हाइपर कैल्सीमिया, वो जो किडनी स्टोन वगैरह हो जाएगा, इस तरह के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। अगर किसी में पैरेट हार्मोन का लेवल लो हो जाए, लो लेवल ऑफ पैरेट हार्मोन, अच्छा मुझे पैरेट हार्मोन का जब लेवल लो हो जाएगा तो फिर क्या होगा, पैरेट हार्मोन रिलीज ही नहीं हो रहा, तो उसके ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन नहीं हो सकेगा, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन नहीं हो सकेगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि इसका काम था बोन से कैल्शियम को निकाल के वहां ले जाना, एब्जॉर्प्शन करना, रिलीज होने से रोकना, तो ये सारे काम नहीं हो रहे, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन नहीं होगा, जब किसी के ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन नहीं होता तो फिर क्या होता है बच्चे, उसको टेटनी हो जाता है, मसल ट्विचेस शुरू होते हैं, कन्वर्शन स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में झटके लगना शुरू हो जाते हैं, मसल्स की बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है स्केलेटल मसल की, तो हमारा जो जा है वो लॉक हो जाता है, ऐसे मुंह बंद हो जाता है, और अगर लेरिक्स का स्पाज्म हो जाए, लेरिक्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो रिस्पिरेटरी फेलियर होकर बंदे की डेथ भी हो जाती है, तो बड़ी फेटल कंडीशन की तरफ ले जाता है लो लेवल ऑफ पैरेट हार्मोन। तो इस तरह आज हमने थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड्स को कंप्लीट पढ़ लिया। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं।